हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री विथ प्रेमलता। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य का लेखक कौन था? महाभाष्य का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है गौतम, बी वज्रपायन, सी पतंजलि, डी कात्यायन। राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए व्याख्या देखते हैं। पतंजलि द्वारा लिखित महाभाष्य एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण के मूल ग्रंथ अष्टाध्यायी पर लिखी गई विस्तृत टीका है। यह ग्रंथ न केवल व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करता है बल्कि भाषा, दर्शन और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर भी गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पतंजलि ने इसमें वाक्य रचना, शब्द निर्माण और अर्थ के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है, जिससे यह भारतीय भाषा विज्ञान का आधारभूत शोध बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? जैन धर्म के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कौन से कथन सत्य हैं। कथन ए है, महावीर ने ब्रह्मचर्य के नियम पर बल दिया, ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर द्वारा सिखाए गए सिद्धांत पूर्व नामक 14 पुराने ग्रंथों में समाहित थे। कथन बी, ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है, पाटलिपुत्र में आयोजित संगीती या सभा में 12 अंक संकलित किए गए थे, ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है, भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए थे। नेक्स्ट कथन है, धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन वल्लभी में हुई संगीति या परिषद में किया गया था। तो कथन डी और ई ये भी सत्य हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। लेकिन आयोग ने इसका आंसर, इसमें सारे ही कथन सत्य हैं, ए बी सी डी इसमें सारे ही कथन सत्य हैं, लेकिन आयोग ने इसका आंसर डी माना है। नेक्स्ट हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने जैन धर्म द्वारा प्रतिस्थापित 4 व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। इसका कठोरता से पालन करना अनिवार्य कर दिया। महावीर द्वारा सिखाए गए सिद्धांत पूर्व नामक 14 पुराने ग्रंथों में समाहित थे। पाटलिपुत्र में आयोजित जैन संगीति या सभा में 12 अंग संकलित किए गए थे, लेकिन जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन वल्लभी में हुई संगीति परिषद में किया गया था। यह सभा देवर्षिधिगढ़ छमाश्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। महावीर की मृत्यु के 200 वर्ष बाद मगध में अकाल पड़ा, जिसके चलते भद्रबाहु दक्षिण भारत चले गए और उनके अनुयायी दिगंबर कहलाए। इसके विपरीत स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में रहने वाले जैन अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त पूर्वों या पूर्व को जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देवराय द्वितीय के बारे में उल्लेख करता है कि इस पश्चातवर्ती राजकुमार के नियंत्रणाधीन 3 स्वपत्तन थे, जिनमें से प्रत्येक कालीकट के समतुल्य था? ऑप्शन है नूनीज, डोमिनिगो पायस, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक। राइट आंसर हो जाएगा डी, अब्दुल रज्जाक। व्याख्या देखते हैं। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के बारे में उल्लेख करता है कि इस पश्चातवर्ती राजकुमार के नियंत्रणाधीन 3 स्वपत्तन थे, जिनमें से प्रत्येक कालीकट के समतुल्य था। देश का अधिकांश भाग उपजाऊ था, जिस पर भली भांति खेती होती थी। अब्दुल रज्जाक फारस के सुल्तान शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में कालीकट के राजा जमोरिन के दरबार में आया था। तत्पश्चात वह देवराय द्वितीय के दरबार में पहुंचा। इसकी पुस्तक मतला उस शादीन व मजमा उल बहरीन अर्थात 2 भाग्यशाली ग्रहों बृहस्पति और शुक्र एवं 2 समुद्रों का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कथन फर्स्ट है, मेघातिथि ने विधि पर लिखा है, सत्य है। शारंगधर ने व्याकरण पर लिखा, ये गलत हो जाएगा। भोज ने खगोल विद्या और राजनीति पर लिखा,
ये भी सत्य है। नेक्स्ट, भट्टोत्पाल ने खगोल विज्ञान पर लिखा, ये भी सत्य हो जाएगा। श्रीधर ने गणित पर लिखा, ये भी सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें कथन ए, सी और डी, ई सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। मेघातिथि मिताक्षरा और मनुस्मृति पर टिप्पणी लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं, जो हिंदू कानून विधि पर आधारित है। सारंगधर 13वीं शताब्दी के कवि थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति नामक एक ग्रंथ लिखा, जो नैतिक दर्शन तथा हठयोग पर आधारित था, जबकि व्याकरण की रचना के लिए पाणिनि सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। राजा भोज परमार वंश के एक महान विद्वान और संरक्षक थे। इन्होंने खगोल विद्या, राजमार्तंड और सारांश सिद्धांत और राजनीति पर युक्ति कल्पतरु सहित विभिन्न विषयों पर लिखा था। भट्टोत्पाल 10वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे। जिन्होंने बराहमीर के ज्योतिष और खगोल ग्रंथों पर टीकाएं लिखी थीं। श्रीधर एक प्राचीन गणितज्ञ थे, जिन्होंने त्रिशतिका और पाटीगणित जैसे ग्रंथों के माध्यम से अंकगणित और बीजगणित के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची सम्मिलित करना है। एक साइड दिया है कृष्णा, कुबेर, पार्वती, शीतला। सूची सेकंड में है वैशारवन, मयोन, मरियम्मई, अन्नपूर्णा। तो कृष्णा को मयोन के नाम से जाना जाता था, कुबेर वैशारवन के नाम से, पार्वती अन्नपूर्णा के नाम से, शीतला मरियम्मई के नाम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप में जल संभरण और प्रबंधन के बारे में सत्य है। कथन ए, सनौली में नहर सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं, ये गलत हो जाएगा। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार में जल आपूर्ति और वितरिकाओं का प्रावधान था, ये सत्य है। मेहरगढ़ में रोक बांध के साक्ष्य मिले, ये सत्य है। शूरतघई में पुरातात्विक साक्ष्य नहरी प्रणाली का अस्तित्व दर्शाते हैं, कथन डी, ये भी सत्य हो जाएगा। धौलावीरा में उत्खनन से जलाशय के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं, कथन ई, ये भी सत्य हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, सनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित यमुना नदी के किनारे उत्तर हड़प्पाकालीन विशालतम कब्रगाह है। यहाँ से नहर सिंचाई के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार में जल आपूर्ति और वितरिकाओं के साक्ष्य, मेहरगढ़ में रोक बांध के साक्ष्य, सूरतोघई में पुरातात्विक नहर प्रणाली के साक्ष्य तथा धौलावीरा में उत्खनन से जलाशय के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परमार शासकों को उनके शासनकाल के अनुसार कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करें। सियाखर्ष, सिंधुराज, कृष्णराज, वाकपति मुंज, भोज। पहले नंबर पे आ जाएंगे कृष्णराज, इन्हें उपेंद्र राज भी कहा जाता है, ये परमार वंश के संस्थापक थे। सेकंड आ जाएंगे सियाखर्ष, थर्ड नंबर पे आ जाएंगे वाकपति मुंज, फोर्थ में आ जाएंगे सिंधुराज और लास्ट आ जाएंगे राजा भोज। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबेल योजना और शिमला सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। बेबेल योजना ने लेबर पार्टी सहित ब्रिटिश राजनीतिक दलों का एकमत समर्थन प्राप्त किया, कथन ए सत्य है। सम्मेलन में सिखों का प्रतिनिधित्व मास्टर तारासिंह ने किया, ये भी सत्य है। मुस्लिम लीग ने प्रस्तावित कार्यकारी परिषद के लिए नामों की सूची प्रस्तुत करने से मना कर दिया, सत्य हो जाएगा। बेबेल ने कांग्रेस और यूनियनिस्ट पार्टी से एक एक सदस्य तथा अन्य सदस्य मुस्लिम लीग से चयनित करने का प्रस्ताव किया, ये गलत हो जाएगा। सम्मेलन असफल हो गया क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रस्तावित कार्यकारी परिषद में बराबर संख्या में मुस्लिम सदस्य चाहते थे, कथन ई गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिन्लिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेबेल भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। इन्होंने सभी राजनीतिक दलों में गतिरोध समाप्त करने के लिए
शिमला सम्मेलन में बेवेल योजना प्रस्तुत किया। बेवेल योजना के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। वेवेल योजना ने लेबर पार्टी सहित ब्रिटिश राजनीतिक दलों का एकमत समर्थन प्राप्त किया। सम्मेलन में सिखों का प्रतिनिधित्व मास्टर तारा सिंह ने किया। मुस्लिम लीग ने प्रस्तावित कार्यकारी परिषद के लिए नामों की सूची प्रस्तुत करने से मना कर दिया। वेवेल योजना के तहत वायसराय की कार्यकारिणी में गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति के अतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय होंगे, जिसमें मुसलमान और सवर्ण हिंदू बराबर होंगे। सम्मेलन असफल रहा क्योंकि मुस्लिम लीग मांग कर रही थी कि वायसराय की सूची में मुस्लिम लीग से बाहर का कोई भी मुसलमान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन व्यक्ति की मित्रता किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की सुंदरता के समान है। यह अपनी ताजगी नहीं खोती है, बल्कि प्रत्येक गुजरते दिन के साथ बढ़ता आनंद प्रदान करती है। जिस प्रकार गहन अध्ययन से हम किसी पुस्तक में अभिवर्धित आनंद प्राप्त करते हैं, यह कहावत के लेखक हैं। ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र में कौटिल्य, पंचतंत्र में विष्णु शर्मा, महाभारत में व्यास वैशंपायन, तिरुकुल्लार में तिरुवल्लुवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुकुल्लार में तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर, जिन्हें आमतौर पर वल्लुवर के नाम से जाना जाता है, एक तमिल कवि और दार्शनिक थे। इन्हें तिरुवल्लुवर के रचयिता के रूप में जाना जाता है, जो नैतिकता, राजनीति, आर्थिक मामलों और प्रेम पर दोहों का एक संग्रह है। तिरुवल्लुवर ने अपने ग्रंथ तिरुकुर्राल में लिखा है कि सज्जन व्यक्ति की मित्रता किसी श्रेष्ठ पुस्तक की सुंदरता के समान है। यह अपनी ताजगी नहीं खोती है, बल्कि प्रत्येक गुजरते दिन के साथ बढ़ता आनंद प्रदान करती है। जिस प्रकार गहन अध्ययन से हम किसी पुस्तक से अभिवर्धित आनंद प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर सुल्तानपुर किया गया था? वारंगल, देवगिरी, मैसूर, मदुरई। इसका राइट आंसर हो जाएगा वारंगल। वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर और देवगिरी का नाम बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद कर दिया गया था। गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनने के पश्चात 1221 ईस्वी में अपने ज्येष्ठ पुत्र जौना खां को, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, युवराज घोषित कर तेलंगाना वारंगल के राम प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध एक विशाल सेना के साथ दक्षिण भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक ने तेलंगाना को जीत लिया तथा इसने वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर किया तथा उसे 9 जिलों में विभाजित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक उद्यमों की निम्नलिखित गतिविधियों को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करें। मछलीपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा कारखाने की स्थापना, सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना आरंभ, हुगली में अंग्रेजों द्वारा कारखाना आरंभ, पुलिकट में डच कारखाना खोला जाना, सूरत में डचों द्वारा कारखाना स्थापित करना। राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पहले नंबर पे आ जाएगा पुलिकट में डच कारखाना खोला जाना, सेकंड में आ जाएगा मछलीपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा कारखाने की स्थापना करना, थर्ड नंबर पे आ जाएगा सूरत में प्रथम अंग्रेज कारखाना आरंभ करना, और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा सूरत में डचों द्वारा कारखाना खोला जाना, और लास्ट हो जाएगा हुगली में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करना। व्याख्या देखते हैं इसकी। भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक उद्यमों की गतिविधियों का व्यवस्थित कालक्रम इस प्रकार है। पुलिकट में डच कारखाना खोला जाना 1610। पुलिकट में डचों के द्वारा 1610 में कारखाना खोला गया था। मछलीपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा 1611 में कारखाना स्थापित किया गया था। सूरत में प्रथम अंग्रेज कारखाना 1613 में स्थापित, सूरत में डचों द्वारा कारखाना 1616 में स्थापित, और हुगली में अंग्रेजों द्वारा 1651 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? दीदारगंज यक्षी मोरकला शैली से संबंधित है, सत्य हो जाएगा। सेकंड कथन है, सांची धड़ प्रतिमा प्रख्यात गुप्त मूर्ति है, कथन बी, ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है,
सुल्तानगंज बुद्ध गुप्तकालीन है, ये भी सत्य हो जाएगा। धर्मचक्र मुद्रा में सारनाथ बुद्ध गुप्त मूर्ति कला का नमूना है, कथन डी सत्य है। एलिफेंटा में त्रिमूर्ति शिव गुप्त शैली से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या है निम्नलिखित कथन सत्य हैं। दीदारगंज यक्षी मोरकला शैली से संबंधित है। सांची धड़ प्रतिमा प्रख्यात गुप्त मूर्ति है। सुल्तानगंज बुद्ध गुप्त काल से संबंधित है। धर्मचक्र मुद्रा में सारनाथ बुद्ध गुप्त मूर्ति कला का नमूना है। एलिफेंटा से शिव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मिली है, जिसे महेश मूर्ति कहा जाता है। यह राष्ट्रकूट मूर्ति कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने कारोबारियों ने बॉम्बे घोषणा पत्र 1936 पर हस्ताक्षर किए थे, जो नेहरू के समाजवादी विचारों के उपदेशों का खुला अभियोग पत्र था। ऑप्शन है 18, 19, 20, 21। राइट आंसर हो जाएगा डी। व्याख्या देखते हैं इसकी। 1936 के बॉम्बे घोषणा पत्र पर 21 उद्योगपतियों ने हस्ताक्षर किए थे। यह घोषणा पत्र नेहरू के समाजवादी विचारों के प्रचार का खुला विरोध था। इस घोषणा में उद्योगपतियों ने नेहरू के समाजवादी विचारों को विनाशकारी और देश के लिए हानिकारक बताया था। यह घोषणा जनवरी 1936 में बॉम्बे में जारी की गई थी। इस घोषणा पत्र ने भारत के व्यापारिक समुदाय के एक बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करें। कलकत्ता में हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना, लाहौर विश्वविद्यालय कॉलेज की स्थापना, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की स्थापना, हंटर आयोग की स्थापना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। इसको कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करना है। पहले नंबर पे आ जाएगा कलकत्ता में हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना। सेकंड नंबर पे आ जाएगा लाहौर विश्वविद्यालय की स्थापना। थर्ड नंबर पे आ जाएगा हंटर आयोग की स्थापना। पहले नंबर पे आ जाएगा कलकत्ता में हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना। सेकंड में आ जाएगा लाहौर विश्वविद्यालय कॉलेज की स्थापना। थर्ड आ जाएगा हंटर आयोग की स्थापना। चौथे नंबर पे आ जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। और पांचवी में आ जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। व्याख्या देखते हैं निम्नलिखित घटनाओं का व्यवस्थित कालक्रम इस प्रकार है। कलकत्ता में हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना 1849 में की गई थी। लाहौर विश्वविद्यालय कॉलेज की स्थापना 1864 में। हंटर आयोग की स्थापना 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शिवाजी की प्रशासनिक शाखा प्रांत पन्हाल में कितने गिरि दुर्ग थे, जो कोल्हापुर के पश्चिमी भाग में स्थित थे? 15, 14, 13, 12। राइट आंसर हो जाएगा 13। शिवाजी की प्रशासनिक शाखा प्रांत पन्हाल में 13 गिरि दुर्ग थे, जो कोल्हापुर के पश्चिमी भाग में स्थित है। पन्हाल किला महाराष्ट्र मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पन्हाल के गिरि दुर्गों पहाड़ी दुर्गों में गंगोत्री दुर्ग, मकरदगढ़ दुर्ग, प्रतापगढ़ दुर्ग, चंद्रगढ़ दुर्ग आदि शिवाजी के शासनकाल में कोल्हापुर क्षेत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किनके अनुसार वासुदेव बलवंत फड़के को भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है? ऑप्शन है संजीव सान्याल, आरसी मजूमदार, विंसेंट चेरॉल, मनमथ नाथ गुप्ता। राइट आंसर हो जाएगा आरसी मजूमदार। व्याख्या देखते हैं इसकी। आरसी मजूमदार, जिन्हें रमेश चंद्र मजूमदार के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार थे। इन्होंने वासुदेव बलवंत फड़के को भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जनक माना है, क्योंकि फड़के ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया था और 1879 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ
विद्रोह किया था, इसलिए मजूमदार ने फड़के के योगदान को मान्यता दी और उन्हें उग्र राष्ट्रवाद का जनक माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची सुमेलित कीजिए। एक साइड दिया हुआ है, एक साइड ग्रंथों के नाम दिए हैं और दूसरी साइड धर्म दिए गए हैं। सूची फर्स्ट में है भगवद गीता, हर्षचरित, मिलिंद पन्नो, पाउमचरियम। सेकंड है सूची में है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाभारत, बाणभट्ट। भगवद गीता महाभारत से संबंधित है, हर्षचरित बाणभट्ट से, मिलिंद पन्नो ये एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, पाउमचरियम ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए में थर्ड, बी में फोर्थ, ये राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति उपासना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। रामानुज ने लिंगायत आंदोलन को पुष्पित पल्लवित करने के लिए तांत्रिक प्रथाओं की वकालत की थी। रामानुज ने लिंगायत आंदोलन को पुष्पित पल्लवित करने के लिए तांत्रिक प्रथाओं की वकालत की थी, ये गलत हो जाएगा, इन्होंने वकालत नहीं की थी। वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति की महत्ता के बारे में जागरूकता सृजित की थी, ये सत्य हो जाएगा। रामदास ने राम पूजा को प्रचलित किया, ये भी सत्य है। शैव मत 7वीं और 9वीं शताब्दियों के बीच तमिलनाडु में सशक्त था, ऑप्शन डी ये भी सत्य है। वरकरी संप्रदाय में जाति भेदभाव नहीं किया जाता था, किंतु संप्रदाय में प्रवेश केवल पुरुषों तक सीमित था, ये गलत हो जाएगा। वरकरी संप्रदाय केवल पुरुषों तक सीमित नहीं था, इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। जनाबाई, मुक्ताबाई, बीनाबाई वरकरी संप्रदाय से संबंधित महिलाएं थीं। ये यूजीसी नेट में पूछा भी गया था, कौन सी महिलाएं वरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, सी और डी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। लिंगायत या वीरशैव जंगम संप्रदाय के संस्थापक वैष्णव थे, इन्हें नंदी का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय की स्थापना कर्नाटक दक्षिण भारत में हुई थी। रामानुज का संबंध लिंगायत संप्रदाय से नहीं था, बल्कि वैष्णव धर्म के विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत से जुड़े हुए थे। वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति की महत्ता के बारे में जागरूकता सृजित की थी। रामदास ने राम पूजा को प्रचलित किया। 7वीं और 9वीं शताब्दी में शैव मत दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में मजबूत था। वरकरी संप्रदाय भक्ति आंदोलन का एक हिस्सा था, जो सभी के लिए समानता और प्रेम पर जोर देता है। यह किसी भी जाति भेदभाव को नहीं मानता है। इस संप्रदाय में पुरुषों के साथ महिलाएं भी सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। उदाहरण के लिए महिला संत जनाबाई ने अपने अभंगों भक्त गीतों के माध्यम से वरकरी संप्रदाय को समृद्ध बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समाचार पत्रों की शुरुआत को कालक्रम में व्यवस्थित करें। फर्स्ट है इंडियन ओपिनियन, सेकंड अभ्युदय, इंडियन ओपिनियन, अभ्युदय, लीडर, यंग इंडिया, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। पहले नंबर पे आ जाएगा इंडियन ओपिनियन, सेकंड नंबर पे आ जाएगा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। पहले नंबर पर इंडियन ओपिनियन, सेकंड नंबर पे आ जाएगा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, थर्ड नंबर पे आ जाएगा अभ्युदय, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा लीडर और 5वें नंबर पे आ जाएगा यंग इंडिया। 5वें नंबर पे आ जाएगा यंग इंडिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन ओपिनियन 1903 में प्रकाशित किया गया था। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 में प्रकाशित किया गया था। अभ्युदय 1907 में, लीडर 1909 में और यंग इंडिया 1919 में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक साइड है, सूची फर्स्ट में है G.W. लैटनर, सत्यानंद अग्निहोत्री, तुलसीराम, आत्मारंग, पांडुरंग। सूची सेकंड में संस्थाओं के नाम दिए गए हैं। प्रार्थना समाज, अंजुमन ए पंजाब, देव समाज, राधा स्वामी सत्संग। G.W. लैटनर अंजुमन ए पंजाब से संबंधित हैं। सत्यानंद अग्निहोत्री देव समाज से संबंधित थे। तुलसीराम
तुलसीराम राधा स्वामी सत्संग से संबंधित है और आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज से संबंधित हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं सूची फर्स्ट, ये हम देख चुके हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक साइड दिया हुआ है पर्सिवल स्पीयर, डगलस स्ट्रेयूशैंड, स्टीफन ब्लैक, जॉन एफ रिचर्ड। सेकंड सूची में कुछ कथन दिए हुए हैं। मनसबदारी प्रणाली एक राजनीतिक समझौता थी। मुगल साम्राज्य को पितरात्मक नौकरशाही साम्राज्य के रूप में परिभाषित किया। मनसबदारों को कुलीन के रूप में किसने परिभाषित किया? मनसबदारी में इस्लामी कॉरपोरेट सैन्य प्रणाली की शब्दावली का अनुकरण किया गया। हम इसकी सीधे व्याख्या देखते हैं। इसका राइट ऑप्शन है डी, इसमें राइट ऑप्शन बनेगा डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। पर्सिवल स्पीयर ने मनसबदारों को कुलीन के रूप में परिभाषित किया है। डगलस स्ट्रेयूशैंड के अनुसार मनसबदारी प्रणाली एक राजनीतिक समझौता थी। स्टीफन ब्लैक मुगल साम्राज्य को पितरात्मक नौकरशाही साम्राज्य के रूप में परिभाषित किया है। स्टीफन ब्लैक ने मुगल साम्राज्य को पितरात्मक नौकरशाही साम्राज्य के रूप में परिभाषित किया है। जॉन ऑफ रिचर्ड मनसबदारी में इस्लामी कॉरपोरल सैन्य प्रणाली की शब्दावली का अनुसरण किया है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वन लाइनर में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में हिंदू महासभा और इसके नेताओं द्वारा उपदेशित किए गए पुनरुत्थान के विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कथन ए है, संगठन और इसके नेताओं ने हिंदुओं के भौतिक विनाश और संख्यात्मक कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया। कथन ए है, संगठन और इसके नेताओं ने हिंदुओं के भौतिक विनाश और संख्यात्मक कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया। कथन ए सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है, M.R. जयकर ने मापला दंगों को भारतीय राष्ट्रवाद का काला अध्याय कहा, हालांकि उन्होंने हिंदुओं को संगठित करना सिखाया। कथन बी, ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है, 1929 में हिंदू महासभा के सूरत अधिवेशन ने हिंदुओं में अहिंसा अपनाने और स्वराज प्राप्ति के लिए गांधीवादी रीतियों का अनुसरण करने का आह्वान किया। ये गलत हो जाएगा। 1929 में सूरत अधिवेशन नहीं बल्कि लाहौर अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.S. मुंजे ने सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन डी सत्य है। B.S. मुंजे के सैनिक विद्यालय शुरू करने के प्रयास निधियों की कमी के कारण असफल हो गए। ये गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन बनेगा A, B, D। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में हिंदू महासभा और इसके नेताओं द्वारा उपदेशित किए गए पुनरुत्थान के विचार के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। संगठन और इसके नेताओं ने हिंदुओं के भौतिक विनाश और संख्यात्मक कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया। मुकुंद रामराव जयकर ने मापला दंगों को भारतीय राष्ट्रवाद का काला अध्याय कहा, हालांकि उन्होंने हिंदुओं को संगठित करना सिखाया। B.S. मुंजे ने सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1935 में की तथा अध्यापन कार्य की शुरुआत जून 1937 में हुई। बिना धन की कमी के यह सैनिक स्कूल संचालित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में संगीत विषयक प्रसिद्ध कृति तूफात उल हिंद की रचना की गई थी? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, बाजीराव फर्स्ट। राइट आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब के काल में संगीत पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रंथ संगीत पर औरंगजेब के शासनकाल में लिखे गए हैं। व्याख्या देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम समय में मिर्जा खान द्वारा लिखी गई पुस्तक तूफात उल हिंद की रचना आजम खान औरंगजेब का पुत्र के संरक्षण में किया गया। यह संगीत से संबंधित ग्रंथ है। तूफात उल हिंद
को भारत के उपहार के रूप में भी जाना जाता है? तुफात उल हिंद को भारत के उपहार के रूप में जाना जाता है। यह पुस्तक ब्रज बोली का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों को 1876 से 1885 के बीच गठित किए जाने के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन लीग। सर्वप्रथम आ जाएगा पूना सार्वजनिक सभा। सेकंड नंबर पे आ जाएगा इंडियन लीग। फर्स्ट में पूना सार्वजनिक सभा, सेकंड में इंडियन लीग। फर्स्ट में पूना सार्वजनिक सभा, सेकंड इंडियन लीग, थर्ड में आ जाएगा इंडियन एसोसिएशन, फोर्थ नंबर पे आ जाएगी महाजन सभा, फिफ्थ नंबर पे आ जाएगी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसका राइट ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की गई थी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई थी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन सूची सम्मिलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में दिया है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू द फॉल ऑफ विजयनगर। सूची फर्स्ट में बुक्स के नाम दिए गए हैं, सूची सेकंड में लेखक के नाम। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू द फॉल ऑफ विजयनगर। सेकंड है द इंडियन मुसलमान रिवोल्यूशनरी, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। नेक्स्ट बुक है द एक्सट्रीमिस्ट चैलेंज इंडिया बिटवीन 1890 एंड 1910। सेकंड सूची में डब्ल्यू हंटर, संजीव सान्याल, के नीलकंठ शास्त्री, अमलेश त्रिपाठी। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू दी फॉल ऑफ विजयनगर, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी के नीलकंठ शास्त्री के द्वारा। ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा सेकंड, फर्स्ट में आ जाएगी थर्ड, के नीलकंठ शास्त्री के द्वारा लिखी गई थी। सेकंड बुक द इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखी गई थी। थर्ड है रिवोल्यूशनरी, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, ये संजीव सान्याल के द्वारा लिखी गई थी। द एक्सट्रीमिस्ट चैलेंज इंडिया बिटवीन 1890 एंड 1910, ये अमलेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई थी। फर्स्ट में आ जाएगा थर्ड, फर्स्ट में क्या आ जाएगा? थर्ड, राइट ऑप्शन बन जाएगा इसका फर्स्ट में आ जाएगा थर्ड, सेकंड में आ जाएगा फर्स्ट, थर्ड 3 1 2 4, इसका राइट आंसर बनेगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ये राइटर्स के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द शौंधार का क्या अर्थ है? शब्द शौंधार का क्या अर्थ है? शौंधार एक प्रकार का कृषि ऋण है, शौंधार या शौंधार शब्द का अर्थ कृषि ऋण है। यह शब्द मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किसानों को दिए जाने वाले ऋणों के लिए प्रयोग किया जाता था। इन ऋणों का उपयोग कुएं खोदने, बीज खरीदने, कृषि उपकरणों के लिए किया जाता था, जिससे किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों में सहायता मिल सके। कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर को ही, इम्पोर्टेंट है यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, दीवान ए अमीर को ही नामक विभाग स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची सम्मिलित करना है, एक साइड यात्री और एक साइड उनकी राष्ट्रीयता दी गई है। सूची फर्स्ट में है थॉमस कोरियाट, जीन कार्डिन, फ्रांसिस्को पेलशार्ट, नूनिज,
सूची सेकंड में है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रेंच। थॉमस कोरियाट ये एक अंग्रेज अधिकारी था। जीन कार्डिन फ्रेंच अधिकारी था। थॉमस कोरियाट अंग्रेज यात्री था, जीन कार्डिन फ्रेंच यात्री था। फ्रांसिस्को पेलसार्ट ये डच यात्री था। ये डच यात्री हो जाएगा। और नूनीज ये पुर्तगाली था। नूनीज पुर्तगाली यात्री था। ये विजयनगर के शासक अच्युत देव राय के शासनकाल में विजयनगर की इसने यात्रा की थी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले में सेकंड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, सूची सुमेलित की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह गद्य और पद्य दोनों में लिखित है, ये सत्य है। संपूर्ण प्रशस्ति एकल विशाल का वाक्य से बनी है, ये भी सत्य है। प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का वर्णन महान संगीतकार के रूप में किया गया है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट कथन है, यहाँ दर्शाई गई सैन्य विजयों ने कालिदास के रघुवंश के लिए मॉडल का काम किया, ये गलत हो जाएगा। अभिलेख में समुद्रगुप्त के सिंहासन प्राप्ति के संघर्ष को वर्णित किया गया है। ये भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। केवल ए, बी और सी सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिशेन थे। इसके बारे में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। यह गद्य और पद्य दोनों में लिखित है। संपूर्ण प्रशस्ति एक विशाल वाक्य से बनी है। प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का वर्णन महान संगीतकार के रूप में किया गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दर्शाई गई समुद्रगुप्त के सैन्य विजयों ने कालिदास के रघुवंश के लिए मॉडल का काम नहीं किया है। समुद्रगुप्त के सिंहासन प्राप्ति के लिए संघर्ष का वर्णन सिक्कों से प्राप्त होता है, ना कि प्रयाग प्रशस्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सूची सुमेलित करना है। एक साइड दिया है अपो, शलाका पुरुष, देवरदाशिम्या, अभिनव गुप्त। सूची सेकंड में शैव मत, वीर शैव, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। अपो के बारे में पूछा गया है। अपो कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो अपो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे। अपो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। शलाका पुरुष जैन धर्म से संबंधित हैं। देवरदाशिम्या ये वीर शैव धर्म से संबंधित हैं। अभिनव गुप्त शैव मत से संबंधित हो जाएंगे। राइट आंसर बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? गवर्नर जनरल परिषद के साधारण सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 की गई। गवर्नर जनरल परिषद के साधारण सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 की गई। कथन ए सत्य हो जाएगा। कथन बी, विधायन के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से कम किंतु 12 से अधिक सदस्य जोड़े गए। कथन बी ये भी सत्य हो जाएगा। कोई भी विधेयक विधायी परिषद में प्रस्तुत की जा सकती थी। कथन सी ये गलत हो जाएगा। कोई भी विधेयक विधायी परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जाता था। कुछ विधेयकों को विधायी परिषद में प्रस्तुत किए बिना भी लागू किया जाता था। नेक्स्ट कथन है, गवर्नर जनरल को आपातकाल में अपनी परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, जिनकी वैधता अधिकतम 6 माह तक थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त किए बिना विधायी परिषद द्वारा पारित कोई भी एक्ट वैध नहीं होगा। ऑप्शन ई सत्य हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। 1853
1853 के एक्ट से स्थापित व्यवस्था में बहुत सी त्रुटियां रह गई थीं। इन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए 1861 में प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। इस परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल परिषद के साधारण सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई। यह 5वां सदस्य विधि वेत्ता था। विधायन के लिए गवर्नर जनरल के परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य अतिरिक्त सदस्यों का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल को संकटकालीन आपातकाल अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई। ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 मास तक लागू रह सकते थे। गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त किए बिना विधायी परिषद द्वारा पारित कोई भी एक्ट वैध नहीं होता था। कुछ विधेयकों को गवर्नर जनरल की अनुमति के पश्चात विधायी परिषद में प्रस्तुत किए बिना ही पारित कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पुराण नीति शास्त्र में सही है? पौराणिक देवता अग्नि में आहुति द्वारा पूजे जाते हैं। कथन ए सत्य है। पूर्वजों को तर्पण द्वारा प्रसादित किया जाता था। कथन बी ये भी सत्य हो जाएगा। संन्यास वह चरण है जिसमें ज्ञान अर्जित होता है। ये गलत हो जाएगा। संन्यास वह चरण है जिसमें ज्ञान अर्जित होता है, ये गलत हो जाएगा। ज्ञान संन्यास में नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य अवस्था में प्राप्त किया जाता था। वानप्रस्थ त्याग की अंतिम अवस्था से पूर्व का चरण है। कथन डी ये भी सत्य है। ब्रह्मचर्य चरण के लिए कोई विशेष नियम नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ए बी डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। निम्नलिखित कथन पुराण नीति शास्त्र के संदर्भ में सत्य हैं। पौराणिक देवता अग्नि में आहुति द्वारा पूजे जाते हैं। पूर्वजों को तर्पण द्वारा प्रसादित किया जाता है। संन्यास वह चरण है जिसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है, ना कि ज्ञान अर्जित करने के लिए। वानप्रस्थ त्याग की अंतिम अवस्था से पूर्व का चरण है। ब्रह्मचर्य चरण के लिए उपनयन संस्कार का नियम जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक साइड दिया हुआ है दल और एक साइड संस्थापक दिए गए हैं। हमें सूची सम्मिलित करना है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन एसोसिएशन, कांग्रेस, नेशनलिस्ट पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। सूची सेकंड में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, BR अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी व्याख्या की गई है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1876 में की गई थी। कांग्रेस नेशनल पार्टी की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर द्वारा 1936 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। फर्स्ट कथन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन और राज्य सचिव लॉर्ड सॉलिसबरी के बीच गोपनीय गठजोड़ का अन्य उदाहरण था। कथन ए है, गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन और राज्य सचिव लॉर्ड सॉलिसबरी के बीच गोपनीय गठजोड़ का अन्य उदाहरण था। ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है, लिटन ने स्वीकार किया कि यह उपाय नाम मात्र का विधायी और वस्तुतः कार्यपालिका कृत्य था। कथन बी ये भी सत्य हो जाएगा। विधायी परिषद में बहस के दौरान अधिकांश यूरोपीय अनाधिकारिक सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया। ये गलत हो जाएगा। विधेयक का विरोध नहीं बल्कि समर्थन किया था। नेक्स्ट कथन है, विधायी परिषद में विधेयक पारित
होने के बाद गवर्नर जनरल ने अपनी सहमति देने में लंबा समय लिया था। ये भी गलत हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस को हाइड्रा बताते हुए लिटन ने इसे एक अकस्मात झटके द्वारा एक्ट के माध्यम से समाप्त करने का इरादा किया था। कथन ई सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें ए, बी और ई सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के बारे में निम्न कथन सत्य हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन और राज्य सचिव लॉर्ड सालिसबरी के बीच गोपनीय गठजोड़ का अन्य उदाहरण था। लॉर्ड लिटन ने स्वीकार किया कि यह उपाय नाम मात्र का विधायी और वस्तुतः कार्यपालिका कृत्य था। विधायी परिषद में बहस के दौरान अधिकांश यूरोपीय अनाधिकारिक सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया। विधायी परिषद में विधेयक पारित होने के बाद गवर्नर जनरल अपनी सहमति देने में लंबा समय नहीं लेते थे। वर्नाकुलर प्रेस को हाइड्रा बताते हुए लॉर्ड लिटन ने इसे एक अकस्मात झटके द्वारा एक्ट के माध्यम से समाप्त करने का इरादा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हैदराबाद में शांति और अमन बहाली के लिए सितंबर 1948 में भारतीय सेना द्वारा संचालित किए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस लिली, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय। राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पोलो। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद के निजाम ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने का फैसला किया था। यह स्थिति भारत सरकार के लिए चिंता का विषय थी, क्योंकि हैदराबाद भारत के बीच में स्थित था और वहाँ मुस्लिम आबादी अधिक थी। अतः भारत सरकार ने निजाम को मनाने की कोशिश की, लेकिन बातचीत विफल रही। इसलिए 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद में हमला करने के लिए ऑपरेशन पोलो शुरू किया। इसे ऑपरेशन के बाद हैदराबाद का भारत में विलय कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक साइड बगीचा और दूसरे साइड दूसरी सूची में संरक्षक का नाम दिया गया है। सूची फर्स्ट में रामबाग, जहरा बाग, शालीमार बाग, साहिबाबाद बाग। सेकंड सूची में है अकबराबादी बेगम, मुमताज महल, जहां आरा बेगम, नूरजहां। रामबाग का निर्माण किसने करवाया था? रामबाग का निर्माण नूरजहां के संरक्षक में हुआ था। जहरा बाग का मुमताज के संरक्षक में, शालीमार बाग का अकबराबादी बेगम के संरक्षक में हुआ था। साहिबाबाद बाग का निर्माण जहां आरा बेगम के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उलेमा को आमंत्रित किया गया और उन्हें सार्वजनिक महत्व प्रदान की गई? कलकत्ता सत्र 1912, कराची सत्र 1907, दिल्ली सत्र 1918, लाहौर सत्र 1940। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली सत्र 1918। 1918 का दिल्ली अधिवेशन मुस्लिम लीग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार उलेमा धार्मिक विद्वानों को आमंत्रित किया गया था और उन्हें सार्वजनिक महत्व प्रदान किया गया था। इसके पहले मुस्लिम लीग मुख्य रूप से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित करती थी, लेकिन इस अधिवेशन के बाद धार्मिक तत्वों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नवपाषाण स्थल टी नरसीपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कर्नाटक। टी नरसीपुर कर्नाटक राज्य में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। टी नरसीपुर नवपाषाण स्थल कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में स्थित है। इसकी खुदाई से नवपाषाण काल के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पत्थर के औजार और मिट्टी के बने बर्तन मिले हैं। यह स्थल कृषि और पशुपालन के शुरुआती साक्ष्यों के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिवाजी की टकसाल स्थित है? ए रत्नागिरी, बी रायगढ़, सी पूना, डी कोंकण।
इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में अपने राज्याभिषेक के बाद रायगढ़ किले में टकसाल स्थापित किया था। इस टकसाल में सोने और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे, जिन्हें क्रमशः होन और शिवराई कहा जाता था। सोने के सिक्के को होन और तांबे के सिक्के को शिवराई कहा जाता था। इन सिक्कों पर शिवाजी महाराज के नाम और पदवी का उल्लेख होता था। रायगढ़ किला शिवाजी के काल में महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कथन ए है, शिवाजी राजस्व मुक्त अनुदानों की बजाय नगद वेतन देने को प्राथमिकता देते थे। कथन ए सत्य हो जाएगा। उन्होंने मिरासदारों की अवैध लूट खसोट को बंद किया, ये भी सत्य है। शिवाजी नवीन प्रणाली बनाने की बजाय वर्तमान प्रणाली को सुधारना चाहते थे। कथन सी भी सत्य हो जाएगा। चौथ भूमि राजस्व का 10वां भाग था, ये गलत हो जाएगा। चौथ 1/4 होता था। सरदेशाई 1/4 भाग था, जो मराठा सरदारों पर लगाया जाता था, ये भी गलत हो जाएगा। चौथ 1/4 और सरदेशमुखी 1/10 भाग होता था। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं इसकी व्याख्या है, शिवाजी के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। शिवाजी राजस्व मुक्त अनुदानों की बजाय नगद वेतन देने को प्राथमिकता देते थे। शिवाजी ने मिरासदारों की अवैध लूट खसोट को बंद कर दिया। शिवाजी नवीन प्रशासन प्रणाली बनाने की बजाय वर्तमान प्रणाली को सुधारना चाहते थे। चौथ भूमि राजस्व का 1/4 भाग था। सरदेशमुखी लिए गए कर का 10वां भाग होता था, जो मराठा सरदारों पर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्णानंद ने अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी का निर्माण प्रस्तावित करने वाला एक पर्चा अप्रैल 1934 में प्रकाशित किया था। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कथन ए है, अस्थायी समाजवादी कार्यक्रम निर्मित करते समय उन्होंने भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि निरंतर अपने समक्ष रखी। कथन ए सत्य हो जाएगा। उन्होंने लेनिनवाद का अनुसरण करने का प्रयास नहीं किया, ये भी सत्य है। प्रस्तावित पार्टी का तत्काल लक्ष्य डोमेनियन दर्जा प्राप्त करना था, जबकि एक दशक बाद पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य था, ये गलत हो जाएगा। इसने बिना किसी मुआवजे के जमींदारी समाप्त करने का प्रस्ताव किया था। कथन डी भी गलत हो जाएगा। इसने धार्मिक स्वतंत्रता की मांग की थी। ये सत्य है। राइट आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं। संपूर्णानंद ने अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी का निर्माण प्रस्तावित करने वाला एक पर्चा अप्रैल 1934 में प्रकाशित किया था। इस पर्चे में निम्नलिखित कथन दिया गया था। अस्थायी समाजवादी कार्यक्रम निर्मित करते समय उन्होंने भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि निरंतर अपने समक्ष रखी। उन्होंने लेनिनवाद का अनुसरण नहीं किया। इसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लंबी प्रक्रिया की चर्चा की तथा धार्मिक स्वतंत्रता की मांग की गई। जमींदारों को वाजिब मुआवजा देकर जमींदारी उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य समाजवादी ढंग से स्वराज की प्राप्ति तथा समाजवाद की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आजीवक संप्रदाय का उद्भव उसी समय हुआ था जब बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। कथन ए सत्य हो जाएगा। आजीवक तपस्वी थे जिन्होंने कठोर अनुशासन का पालन किया, ये भी सत्य हो जाएगा। आजीवकों का विश्वास था कि संपूर्ण ब्रह्मांड नियति अथवा भाग्य द्वारा अनुबंधित अथवा निर्धारित है। कथन सी ये भी राइट हो जाएगा। आजीवकों का कोई ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध नहीं है और हम उनके बारे में जो थोड़ा बहुत जानते हैं वह बौद्ध और जैन साहित्य से पुनर्सर्जित किया गया है। कथन डी ये भी सत्य है।
दक्षिण भारत में आजीविकों ने पौराणिक ब्रह्मांड विज्ञान के समनुष्पी सिद्धांतों का विकास किया। कथन ई गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए, बी, सी और डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। व्याख्या देखते हैं इसकी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। इस संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म के साथ ही आजीवक संप्रदाय का उदय हुआ। वे तपस्वी होने के साथ साथ कठोर अनुशासन का पालन करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। उनका विश्वास था कि संपूर्ण ब्रह्मांड नियति भाग्य द्वारा संचालित है। आजीवकों का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इनके बारे में जानकारी का स्रोत बौद्ध एवं जैन साहित्य है। दक्षिण भारत में शैव एवं वैष्णव धर्म के अनुयायियों ने पौराणिक ब्रह्मांड विज्ञान के समनुरूप सिद्धांतों का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में गिल्ड और कॉरपोरेट निकायों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। श्रेणी दस्तकारी गिल्ड थी। कथन ए श्रेणी दस्तकारी गिल्ड थी, सत्य हो जाएगा। जेठक गिल्ड अथवा कॉरपोरेट निकायों के प्रमुख थे। ऑप्शन बी सत्य है। मुख्य व्यापारी शेट्टी कहलाता था, ये भी सत्य है। कार्यचिंतक व्यापारियों का समूह थे। कार्यचिंतक व्यापारियों का समूह नहीं था, ये गलत हो जाएगा। पूग व्यापारियों की परिषद थी, ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्याख्या देखते हैं इसकी। प्राचीन भारत में गिल्ड और कॉरपोरेट निकायों के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। श्रेणी दस्तकारी गिल्ड थी। जेठक गिल्ड अथवा कॉरपोरेट निकायों के प्रमुख होते थे। मुख्य व्यापारी शेट्टी कहलाता था। कार्यचिंतक श्रेणियों में नियुक्त मुख्य कर्मचारी थे। इनके अधिकार बहुत महत्व के होते थे। कार्यचिंतक श्रेणियों में नियुक्त मुख्य कर्मचारी थे। इनके अधिकार बहुत महत्व के होते थे। मिताक्षरा में विज्ञानेश्वर ने पूग को नगर या ग्राम में रहने वाले व्यावसायिक संघ के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन 1859 में नादिया, मुर्शिदाबाद और पावना में हुए नील विद्रोह के संबंध में सत्य है? नेक्स्ट कथन है, कथन ए है इसमें शिक्षित मध्य वर्ग और कुछ यूरोपीय मिशनरियों का हस्तक्षेप देखने को मिला था। दीनबंधु मित्र का प्रख्यात उपन्यास नील दर्पण नील किसानों की दुर्दशा से प्रेरित था। इसमें कथन ए सत्य हो जाएगा। इसमें शिक्षित मध्य वर्ग और कुछ यूरोपीय मिशनरियों का हस्तक्षेप देखने को मिला था, ये सत्य है। सेकंड कथन दीनबंधु मित्र का प्रख्यात उपन्यास नील दर्पण नील किसानों की दुर्दशा से प्रेरित था, ये भी सत्य हो जाएगा। कथन सी है माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, ये बिल्कुल सत्य कथन है। रेव जेम्स लॉन्ग ने माइकल मधुसूदन दत्त के नील दर्पण के अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशन किया, ये भी सत्य हो जाएगा। सोम प्रकाश और हिंदू पेट्रियार्ट जैसे समाचार पत्रों ने नील किसानों से जुड़े मुद्दे को कभी भी नहीं छुआ, ये गलत हो जाएगा। हिंदू पेट्रियार्ट ने भी नील आंदोलन का समर्थन किया था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए, बी, सी, डी। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला जुझारू एवं संगठित विद्रोह 1859-60 में नादिया, मुर्शिदाबाद और पावना में हुआ नील विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व शिक्षित मध्य वर्ग और कुछ यूरोपीय मिशनरियों के हाथ में था। दीनबंधु मित्र का प्रख्यात उपन्यास नील दर्पण नील किसानों की दुर्दशा से प्रेरित था। माइकल मधुसूदन द्वारा नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। नील दर्पण जबकि माइकल मधुसूदन द्वारा नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, जबकि रेवरेंड जेम्स लॉन्ग
द्वारा माइकल मधुसूदन दत्त के नील दर्पण के अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशन किया गया था। इसके अतिरिक्त सोम प्रकाश और हिंदू पेट्रियट जैसे समाचार पत्रों ने नील किसानों से जुड़े मुद्दे को उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघवंक का हरिश्चंद्र काव्यम किस भाषा में लिखित है? ए प्राकृत भाषा, बी पाली भाषा, सी बंगाली, डी कन्नड़ भाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कन्नड़ भाषा। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। राघवंश का हरिश्चंद्र काव्यम कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। यह शतपदी राघवंश का हरिश्चंद्र काव्यम कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। यह शतपदी छंद है। यह पहली कन्नड़ महाकाव्य है जिसमें संस्कृत छंदों का परित्याग कर शतपदी नामक एक देसी छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें 6 छंद होते हैं। इस रचना में राघवंक ने संस्कृत और मध्यकालीन भाषा का एक आदर्श मिश्रण प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के समकालीन उदयन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? भरत, वत्स, जंत्रिक, कुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा वत्स, लेकिन आयोग ने इसका आंसर ए माना था। इसका राइट आंसर है वत्स। इलाहाबाद तथा बांदा जनपदों की भूमि पर स्थित वत्स महाजनपद गौतम बुद्ध के समय का एक प्रमुख राजतंत्र है। इसकी राजधानी कौशाम्बी में थी। इस समय यहाँ पौरव वंशी राजा उदयन राज कर रहा था। विनय पिटक में उदयन के पिता का नाम परंतप तथा पुत्र का नाम बोधि कुमार मिलता है। उदयन का विवाह अवंती के राजा प्रद्योत की कन्या वासवदत्ता से हुआ था। इस विवाह से वत्स और अवंती में मैत्री संबंध स्थापित हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1780 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 1780 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश ने मालवा पर आक्रमण का निर्णय लिया था, तब कौन सा मराठा नेता बचाव के लिए आया था? 1780 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश ने मालवा पर आक्रमण का निर्णय लिया था, तब कौन सा मराठा नेता बचाव के लिए आया था? ऑप्शन ए है महादजी सिंधिया, दौलतराव सिंधिया, यशवंतराव होलकर, मल्हारराव होलकर। इसका राइट आंसर है महादजी सिंधिया। 1715 से 1782 तक चलने वाले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य के खिलाफ कई अभियान चलाए। 1780 में अंग्रेजों ने मालवा पर आक्रमण का निर्णय लिया, तब मराठा सेना का नेतृत्व महादजी सिंधिया ने किया था। महादजी सिंधिया एक कुशल मराठा योद्धा और कूटनीतिक थे। इन्होंने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों के आक्रमण का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और उन्हें मालवा क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोका। महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों को सिरोंज के युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1882 में आर्य समाज का प्रथम समाचार पत्र प्रारंभ किया था? निम्नलिखित में से किसने 1882 में आर्य समाज का प्रथम समाचार पत्र आरंभ किया था? ऑप्शन ए लाला रतनचंद्र बेरी, लाला लाजपत राय, लाला हंसराज, लाला मुंशीराम। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला रतनचंद बेरी। इसकी व्याख्या देखते हैं। लाहौर के राजा लाला रतनचंद बेरी ने मार्च 1882 में आर्य समाज का प्रथम समाचार पत्र आरंभ किया। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से किया था। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ। आर्य समाज शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड व अंधविश्वासों को अस्वीकार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैयदवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। कथन ए है, मद्रास में 30 वर्षीय बंदोबस्त के साथ सुधरी हुई प्रणाली का सूत्रपात
बारामहल में रैयतवाड़ी प्रयोग की शुरुआत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रयोग की शुरुआत, मद्रास उत्पीड़न आयोग प्रतिवेदन, आर के पिंगले द्वारा किया गया भूमि सर्वेक्षण। इसको कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करना है। तो सर्वप्रथम आ जाएगा बारामहल में रैयतवाड़ी प्रयोग की शुरुआत। सबसे पहले क्या हुआ था, बारामहल में रैयतवाड़ी प्रयोग की शुरुआत हुई थी। फिर सेकंड नंबर पे आ जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रयोग की शुरुआत। फर्स्ट में बारामहल में, सेकंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा आर के पिंगले के द्वारा किया गया भूमि सर्वेक्षण। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा मद्रास उत्पीड़न आयोग प्रतिवेदन, और फिफ्थ में आ जाएगा मद्रास में 30 वर्षीय बंदोबस्त के साथ सुधरी हुई प्रणाली का सूत्रपात। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बी। नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित घटनाओं का व्यवस्थित कालक्रम इस प्रकार है। सर्वप्रथम बारामहल में रैयतवाड़ी प्रयोग की शुरुआत, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रयोग, फिर थर्ड में आ जाएगा आर के पिंगले द्वारा किया गया भूमि सर्वेक्षण, और फोर्थ मद्रास उत्पीड़न आयोग प्रतिवेदन, और फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा 30 वर्षीय मद्रास में 30 वर्षीय बंदोबस्त के साथ सुधरी हुई प्रणाली की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में सातवाहनों को क्या कहा गया है, सतकर्णी, आंध्र, परशुराम, शालिवाहन। राइट आंसर हो जाएगा बी, आंध्र। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहा गया है। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। सातवाहन राजवंश, जिसे पुराणों में आंध्र या आंध्रभृत्य के रूप में जाना जाता है, सातवाहन राजवंश जिसे पुराणों में आंध्र या आंध्रभृत्य के रूप में जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय राजवंश था। आंध्र शब्द का प्रयोग संभवतः इस राजवंश के मूल क्षेत्र या जाति से संबंधित है, जो दक्कन क्षेत्र में स्थित था। आंध्रभृत्य शब्द का अर्थ आंध्रों का नौकर या आंध्रों का सेवक होता है, जो संभवतः मौर्य राजवंश के अधीन होने या उसके बाद सत्ता में आने की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष अस्तित्व में आया, 1920, 1921, 1922 या फिर 1923। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921 को अस्तित्व में आया। इस बैंक का गठन बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास का विलय करके किया गया था। कुछ समय बाद इसका नाम बदलकर 1955 में भारतीय स्टेट बैंक SBI कर दिया गया। यह भारत के सबसे पुराने तथा सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों में से एक है और इसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गठन के पूर्व यह केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता था। IBI के संस्थापक के रूप में जॉन मेनार्ड कीन्स को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंज-ए-सवाई क्या था, एक विशाल युद्ध टैंक, किला, जहाज या पोत, सवाई राजा जयसिंह द्वारा स्थापित बाजार। गंज-ए-सवाई एक जहाज था। गंज-ए-सवाई एक जहाज था। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। गंज-ए-सवाई एक्सीडिंग ट्रेजर मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में इस्तेमाल होने वाला एक जहाज था। इस जहाज का उपयोग हज यात्रियों को सूरत से मक्का ले जाने और शाही खजाने को ले जाने के लिए उपयोग किया जाता था। गंज-ए-सवाई एक भारी भरकम जहाज था जो लकड़ी की कारीगरी का एक शानदार नमूना प्रस्तुत करता था। 1695 ईस्वी में अंग्रेज समुद्री डाकू हेनरी एवरी द्वारा इसकी लूट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुक्त व्यापारियों, वैंथेमी, सुधारवादियों और इवांजेलिकल की मांगों को समाविष्ट किया गया था। पिट्स का इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चार्टर एक्ट 1813। 1813 के चार्टर अधिनियम में मुक्त व्यापारियों, वैंथम, सुधारवादियों और इवांजेलिकल लोगों की मांगों को शामिल किया गया था। इस एक्ट में ब्रिटिश व्यापारियों
इस एक्ट में ब्रिटिश व्यापारियों की भारत में मुक्त व्यापार करने की मांग को स्वीकार किया गया था। कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया, बल्कि चाय और चीनी के साथ व्यापार को बनाए रखा गया। बेंथम सुधारवादियों द्वारा भारत में विधि और प्रशासन में सुधारों की मांग की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र के लिए 1,00,000 रुपये दिए जाने की पेशकश की गई। इवांजेलिकल लोगों के आने व धर्म प्रचार करने की आज्ञा दी गई।